तो सबकी बजाने वाले लोगन पॉल की आज खुद बहुत बुरी तरह से बच गई और यही वो जॉन सीना है जिन्हें 5 महीने से फैंस मिस कर रहे थे। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े प्लीज गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की स्मैकडाउन हमें लियोन फ्रांस से देखने को मिली और हमेशा की तरह क्योंकि यूएस के बाहर का क्राउड था तो आज क्राउड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था। लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई शुरुआत में ही क्राउड का मूड खराब कर देती है क्योंकि स्मैकडाउन की ओपनिंग लोगन पॉल के साथ होती है जिनका स्वागत क्राउड धमाकेदार बूस के साथ करता है। शुरुआत में क्राउड इतना लाउड था कि लोगन पॉल को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके बाद भी लोगन पॉल माइक लेकर अपनी आवाज़ को थोड़ा लाउड कर लेते हैं, जहां उनका कहना था कि जॉन सीना का जमाना अब जा चुका है और अब उसे पेरिस में अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ वो कुछ फ्रेंच में भी बोलते हैं जो कि शायद वहीं का क्राउड समझ रहा होगा और इसके बाद हमें जॉन सीना की एंट्री देखने को मिल जाती है और फाइनली यहाँ क्राउड को चीयर करने का मौका मिल जाता है। जॉन सीना लाउड पॉप के साथ रिंग में आते हैं और लोगन पॉल की झड़ाना शुरू कर देते हैं। जॉन सीना यहाँ लोगन पॉल से कहते हैं कि भाई तू सब चीज़ों में मेरी कॉपी करता है, लेकिन जो ब्रास नकल तू अभी मैचेस को जीतने में यूज़ करता है वो मैं बहुत पहले यूज़ कर चुका हूँ, जिस पर वर्ल्ड वाइड लिखा हुआ था। यहाँ जॉन सीना अपने डॉक्टर ऑफ थगनोमिक्स वाले कैरेक्टर की बात कर रहे थे। जॉन सीना को लोगन पॉल उसी कैरेक्टर से मिलते जुलते लगते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैंने एक लिस्ट देखी है जिसमें टॉप 25 इन्फ्लुएंसर्स का नाम था। यहाँ वो कुछ यूट्यूबर्स का भी नाम लेते हैं और बताते हैं कि ये सब तेरे से आगे हैं और तेरा तो नाम भी नहीं है उस लिस्ट में। जिसके बाद लोगन पॉल की शक्ल देखने वाली थी, लेकिन इसके बाद भी जॉन सीना रुकते नहीं हैं और कहते हैं कि तू अब 30 साल का हो चुका है लेकिन उल्टे सीधे काम करने की वजह से पॉपुलर है। और यहाँ वो फिर से मेंशन करते हैं कि तू डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूज़ कर रहा है खुद का करियर बचाने के लिए। आज क्राउड में वो बच्चा भी बैठा हुआ था जिसके मजे जॉन सीना ने अपने पहले हील प्रोमो में लिए थे। जॉन सीना अपने प्रोमो को छोड़कर उसके पास माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं। देखकर लग रहा था कि लोगन पॉल ये सब सुन के कुछ ज़्यादा ही पक चुके हैं। जिसके बाद वो जॉन सीना से कहते हैं कि भाई बस कर अब, लेकिन जॉन सीना याद दिलाते हैं लोगन पॉल को कि तूने इस मैच की डिमांड करी थी और अब क्लैश इन पेरिस में तुझे भुगतना पड़ेगा और इस बार रेसलिंग तुझे रूइन करने वाली है। तो आज चारों तरफ से जॉन सीना ने बहुत बुरी तरह से बजा दिया लोगन पॉल को। ऐसे प्रोमोज जॉन सीना हील बनकर कट नहीं कर पाते थे। आज जॉन सीना ने लोगन पॉल को याद दिला दिया कि वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। इसके बाद बैकस्टेज से स्ट्रीट प्रॉफिट्स का इंटरव्यू हो रहा होता है क्योंकि आज उनका नंबर 1 कंटेंडर मैच होने वाला है कार्मेलो हेस और द मिज के साथ। यहाँ वो डेलिस भी आते हैं जिनका कहना था कि जब तुम लोग हार जाओगे तो एक दूसरे पर ही शक करने लगोगे। जिसके बाद एक और सेगमेंट में वो मिज और कार्मेलो हेस के पास भी जाते हैं जहाँ वो उन्हें भी वॉर्न कर रहे थे। वैसे आज बहुत टाइम बाद बो डेलिस का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई सेगमेंट दिखाया है तो थोड़ा बहुत उन्हें और ज़्यादा टीवी टाइम देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैच हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए देखने को मिलने वाला था, लेकिन एंट्री करते ही अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर पर अटैक हो जाता है जो कि चेल्सी ग्रीन और एल्बा फायर करती हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि अब ये टैग टीम मैच कैंसिल हो चुका है क्योंकि अटैक की वजह से शार्लेट फ्लेयर इंजर्ड हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ अलेक्सा ब्लिस और चेल्सी ग्रीन का 1-on-1 मैच फाइनल कर दिया जाता है। ये मैच ज़्यादा लंबा चलता नहीं है और यहाँ अलेक्सा ब्लिस की रोल अप के साथ विक्ट्री हो जाती है। जिसके बाद एल्बा फायर और चेल्सी ग्रीन दोनों मिलकर अलेक्सा ब्लिस को बचाते हैं। शार्लेट फ्लेयर भी यहाँ लंगड़ाते हुए अलेक्सा ब्लिस को बचाने के लिए आ गई थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो भी पिट जाती हैं। तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एल्बा फायर और चेल्सी ग्रीन को अपर हैंड दे दिया है। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई अब इनके टैग टीम चैंपियनशिप मैच को बाद में कराने वाली है। इसके बाद हमें एलिस्टर ब्लैक का भी एक प्रोमो दिखाया जाता है जहां वो डेमियन प्रीस्ट की बात कर रहे थे, जिसके रिप्लाई में डेमियन प्रीस्ट का कहना है कि वो मेरी कॉपी करता है और बहुत जल्दी वो एलिस्टर ब्लैक को देखने वाले हैं। तो एलिस्टर ब्लैक और डेमियन प्रीस्ट का स्लो बिल्ड अभी भी जारी है। नेक्स्ट मैच कियाना जेम्स और मिचिन के बीच में हमें देखने को मिलता है। वैसे इसे मैच तो नहीं कह सकते क्योंकि इतने जल्दी बस 6-7 सेकंड में ही कियाना जेम्स आसानी से हार गई थी, लेकिन इसके बाद जो होता है शायद उसके लिए ये मैच बुक करा गया था क्योंकि मैच को जीतने के बाद यहाँ जूलिया का अटैक हो जाता है मिचिन के ऊपर, जिसमें कियाना जेम्स भी उनका साथ देती हैं और यहाँ मिचिन को बहुत बुरी तरह से धोया जाता है। और अब क्योंकि मिचिन ने कियाना जेम्स को हरा दिया है तो शायद उन्हें यूएस टाइटल के लिए मैच भी मिल गया है। नेक्स्ट रिंग में हमें देखने को मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर, जो कि वो बेल बजाने वाले बंदे से पहले तो पूछते हैं कि रैंडी ओर्टन कहाँ हैं। उन्हें यहाँ लग रहा था कि रैंडी ओर्टन बैरिकेड के पीछे या फिर रिंग के नीचे छुपे हैं,
जिसके बाद एक फ़नी मोमेंट होता है जहां वो माइकल कोल से पूछते हैं कि भाई तुझे कोई अपडेट तो नहीं देनी कोडी रोड्स के बारे में, क्योंकि तू कोडी रोड्स का चाटुकार आदमी है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग में जाते हैं और सीधा रैंडी ऑर्टन को रिंग में इनवाइट करते हैं। यहाँ वो रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि भाई क्राउड को वो दे दे जो उन्हें चाहिए। यहाँ उनका मतलब था रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग से, क्योंकि फ्रांस का क्राउड रैंडी ऑर्टन की एंट्री के साथ उनका थीम सॉन्ग बहुत लाउडली गाता है। तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर और क्राउड की ख्वाहिश पूरी हो जाती है क्योंकि रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं, जिसके बाद क्राउड लाउडली उनका थीम सॉन्ग गाता है। वैसे इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स के खिलाफ रैंडी ऑर्टन को भड़काते हैं, जहां वो उन्हें नाइट ऑफ चैंपियंस की याद दिला रहे थे जब कोडी रोड्स उनकी बैक पर अटैक कर रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि रैंडी ऑर्टन की बैक इंजर्ड है। तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर का कहना था कि वो कोई तेरा फ्रेंड नहीं है और तू पागल आदमी है जो उसके लिए ये सब कर रहा है। यहाँ रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि भाई तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर तुझे लगता है कि ये सब मैंने कोडी रोड्स की वजह से किया है। यहाँ वो बताते हैं कि लास्ट वीक उन्होंने ड्रू मैकिंटायर की धुलाई इसीलिए करी थी क्योंकि ड्रू मैकिंटायर एक बहुत बड़े वाले गधे हैं। अब यहाँ ड्रू मैकिंटायर को ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं, जिसके बाद वो रैंडी ऑर्टन को एक तगड़ा हेडबट मारते हैं। रैंडी ऑर्टन को यहाँ क्लेमोर किक भी पड़ने वाली थी, लेकिन इसके बाद वो खुद को बचा लेते हैं और उल्टा ड्रू मैकिंटायर को ही DDT पड़ जाता है। इसके बाद एक RKO भी पड़ने ही वाला था ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन टाइम पर सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी के साथ हमें यहाँ हरिकेन भी देखने को मिलते हैं जो कि रैंडी ऑर्टन को रोक रहे थे। इसके बाद जो RKO ड्रू मैकिंटायर को पड़ने वाला था वो हरिकेन को पड़ जाता है। अब यहाँ लग रहा था कि शायद रैंडी ऑर्टन पंट किक मारने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन शायद ड्रू मैकिंटायर अब तक रिकवर कर चुके थे, इसीलिए वो टाइम पर यहाँ से निकल लेते हैं। वैसे इस फ्यूड ने अब अचानक से अच्छी खासी हाइप पकड़ ली है। शायद WWE अब इस फ्यूड को थोड़ा और लंबा चलाने वाली है, क्योंकि क्लैश इन पेरिस में तो नहीं लग रहा है कि इनका मैच होगा। और कोडी रोड्स का रिटर्न भी अभी दूर लग रहा है, क्योंकि एक तो वो मूवी की शूटिंग कर रहे हैं और रिसेंटली वो फिर से पापा बन गए हैं। देखते हैं इनका मैच हमें कहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैच हमें कार्मेलो हेस, मिज और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ हमें फिर से मिज और कार्मेलो हेस की वो टैग को लेकर प्रॉब्लम्स दिखाई जा रही थी। ये मैच हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा था, लेकिन वाइट 6 की यहाँ एंट्री हो जाती है, जिसके बाद मिज की तो हवा टाइट हो जाती है और रिंग में कार्मेलो हेस को पिन करके यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स विनर बन जाते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि अब WWE स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वाइट 6 का मैच कराने वाली है क्लैश इन पेरिस में। तो अब देखकर लग रहा है कि ठीक ठाक कार्ड के साथ WWE क्लैश इन पेरिस में उतरने वाली है, क्योंकि 5 मैचेस बहुत कम लग रहे थे। नेक्स्ट हमें जेड कारगिल और टिफनी स्टैटन का बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां जेड कारगिल बताती हैं कि लास्ट वीक मैच को जीतने के बाद अब वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी हैं वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, तो अब बहुत जल्दी उन्हें मैच भी मिलने वाला है। इसके बाद होता है स्मैकडाउन का मेन इवेंट सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ के बीच में, और ये मैच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए था। वैसे ये मैच तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी भसड़ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सोलो सिकोआ की MFT यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी सैमी ज़ेन के लिए। इसके बाद नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए जेकब फाटू और जिमी ऊसो की भी एंट्री हो जाती है। अब यहाँ MFT की टीम का तो काम तमाम हो जाता है। यहाँ सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ फिर से मैच को कंटिन्यू करते हैं। सोलो सिकोआ यहाँ डबल स्पिनिंग सोलो मारते हैं सैमी ज़ेन को अनाउंसिंग टेबल के ऊपर। सैमी ज़ेन की तरफ से भी हमें सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ सोलो सिकोआ ने किक आउट कर दिया। बात करें मैच की एंड की, तो यहाँ 2 हलुआ किक के साथ सोलो सिकोआ पिन हो गए और शॉकिंगली अब सैमी ज़ेन बन गए हैं नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। सैमी ज़ेन की विक्ट्री के बाद क्राउड तो यहाँ पागल हो जाता है और सैमी ज़ेन के लिए बहुत तगड़ा पॉप मिलता है क्राउड की तरफ से, जिसे शायद सैमी ज़ेन कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन आज सैमी ज़ेन की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की विक्ट्री बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। लग नहीं रहा था कि फ़िलहाल सोलो सिकोआ के हाथ से US चैंपियनशिप चली जाएगी, पर अब सैमी ज़ेन बस एक कदम दूर बचे हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के लिए। वैसे आज की स्मैकडाउन WWE ने काफ़ी अच्छी तरीके से बुक करी थी, पर कमेंट में बताओ सोलो सिकोआ से चैंपियनशिप लेना WWE का सही डिसीजन था या नहीं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।